पिशाचिनी लोग की राजमाता के जीवन काल में घटित हैरान करने वाली घटना को सुनते ही जा रहा था। मैं उस पिशाचिनी के आत्मकथा को सुनने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे इस अद्भुत साधना को पूरा करने का याद ही नहीं आ रहा था। मैं भूल चुका था कि मुझे इस पिशाचिनी लोग को छोड़कर वापस जाना है। और वो पिशाचिनी लोग की राजमाता पागल पिशाचिनी अपनी आत्मकथा को सुनाते जा रही थी। पिशाचिनी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं अपने पति की मृत्यु के सदमे के कारण बीमार पड़ी थी। तभी शाम को मेरा भाई डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने मुझे देखते ही चिंतित स्वर में कहा, इन्हें गहरा सदमा लगा है, किसी तरह इन्हें रुला दीजिएगा। वैसे मैं अभी इन्हें नींद का इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि ये कुछ देर सो लें। ससुराल पक्ष मेरी स्थिति को मेरे अभिनय का ही पार्ट समझ रहा था। बीच बीच में उनकी तरफ से कुछ बीस बुझे जुमले उछाले जाते जो बीस बुझे तीर की तरह सीधे मेरे दिल पर लगते थे। फिर भी मेरी आंखें सूखी थी। नींद के इंजेक्शन के बाद भी मेरी पलकें नहीं झपकी। आखिरकार मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं पथराई आंखों से सब कुछ देख रही थी, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रौनक इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। मुझे समझने वाला एक ही तो शख्स था, वो भी नहीं रहा। ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। अब मैं क्या करूंगी? अकेले मैं कैसे जीऊंगी? मुझे मर जाना चाहिए। दिमाग में ये सब बातें चल रही थी, पर देह निष्क्रिय था। डॉक्टर को डर था कि कहीं मैं कोमा में न चली जाऊं। मुझे रुलाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। समर उन दिनों देश से बाहर था। वहां से लौटते ही उसे रौनक की मृत्यु की खबर मिली। वह शॉक्ड था। वह पहले रौनक के घर गया और उसके घर वालों को सांत्वना दी। मुझे घर में न देखकर वह और परेशान हुआ। मेरे हॉस्पिटल में होने की खबर ने उसे चिंतित कर दिया। वह भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और मेरे बेड के पास वाली स्टूल पर बैठकर रोने लगा। फिर उसने मेरे तपते हुए माथे पर अपना एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से मेरी हथेली को सहलाते हुए रुआंसे स्वर में बोला, दामिनी भाभी, ये क्या हो गया? भरी जवानी में ही मेरा दोस्त मुझे और आपको अकेला छोड़ गया। मैं अभागा आखिरी वक्त उससे मिल भी न पाया। जीवन भर का साथ एक पल में ही छूट गया। मेरे माथे पर उसके आंसुओं की बूंदें गिर रही थी। एकाएक लगा कि मेरी तनी हुई सिराओं में खून दौड़ने लगा। मेरे शरीर में हरकत हुई। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। मैं जोर से चीखी और रौनक रौनक कहते हुए समर से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। घंटों रोती रही और समर मुझे सांत्वना देता रहा, समझाता रहा, भाभी मत रो, मैं हूं ना। भैया के किए बातों को मैं पूरा करूंगा। उनकी जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप चिंता मत करिए, जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। मृत्यु आने से पहले मरने की बात करना जिंदगी से पलायन है, कायरता है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मगर समर, रौनक के घर वाले उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। सब मुझे कोस रहे हैं। आखिर मेरा अपराध क्या है? रौनक मेरी जान था, प्यार था, सुहाग था। इससे भी ज्यादा हमदर्द दोस्त और पति था। उसने मुझे कोयले से हीरा बनाया, जीना सिखाया, लड़ना सिखाया और खुद चला गया। मैं कैसे जीऊं समर? हम दोनों के बीच की बातचीत को मेरी माँ और भाई सुन रहे थे और उन्हें इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लग रहा था। एकाएक मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी सास पर पड़ी। सास की आंखों में हम दोनों के लिए अजीब सी हरकत के भाव थे। उनके पीछे खड़े उनके बेटे और बेटी भी हमें घूर रहे थे। मेरा जिस्म जोर से कांपा और मैं बेसुध हो गई। 1 महीने में कोमा में रही। समर और मेरे घर वाले लगातार मेरी सेवा में लगे रहे। हॉस्पिटल का पूरा खर्च समर ने ही उठाया। मैं भीतर से सब कुछ महसूस करती थी, पर मेरा शरीर निष्क्रिय था। पूरे शरीर में नलियां ही नलियां। वे नलियां ही मुझे मरने नहीं दे रही थी। समर घंटों मेरे सिरहाने के पास वाली कुर्सी पर बैठा मुझसे बातें करते रहता। उसे विश्वास था कि मैं सब सुन रही हूँ। वह मुझे बेहतरीन भविष्य के सपने दिखाता, सुनहरे अतीत की याद दिलाता और वर्तमान में लौट आने को कहता। पर मुझे वर्तमान का सामना करने की न तो ताकत थी न हिम्मत। रौनक अपने साथ मेरी ये दोनों चीजें लेते चला गया था। साथ ही मेरी हंसी खुशी भी उसके साथ चली गई थी। मैं उस पर इतनी डिपेंड थी कि अकेले जीने की कल्पना ही मुझे डरा रही थी। उसके न रहने पर मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। यह सच था कि समर रौनक नहीं था
और न उसकी जगह ले सकता था। मैं उसके बारे में जानती ही कितना थी। मुझे बस इतना पता था कि वह ग्लैमर की दुनिया में काम करता है, उसकी अपनी पत्नी है, परिवार है। वह मेरे साथ कुछ कदम तो चल सकता है, पूरे जीवन साथ साथ नहीं चल सकता। मैं उसके दोस्त की विधवा हूँ, शायद इसलिए मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। पर मैं इतना जान रही थी कि वह मेरे ससुराल वालों के साथ ही समाज के दूसरे लोगों को भी खटकने लगा है। हालांकि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है, पर मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ और समाज तथा अपनों की बहुत परवाह करती हूँ। यह सच है कि समाज और सपनों को मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं पति के वियोग में मर जाऊं तो शायद मुझे सती समझ लें, पर मेरा जिंदा रहना उनकी नजर में अपराध से कम नहीं है। मेरा जिंदा रहना, अकेले जीना और फिर से ग्लैमर की दुनिया में काम करना अब आसान नहीं होगा। पति की छत्र छाया में मैं सुरक्षित थी, चिंता मुक्त थी। रौनक सब कुछ खुद पर झेलकर मुझे सुरक्षित रखता था। मेरी ओर फेंके गए हर बार को वह अपने ऊपर ले लेता था। हर उठने वाले प्रश्न का उत्तर उसके पास था। सबका सामना करने की उसके पास ताकत थी। मैं उसके कंधे के सहारे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अब मेरा वह सहारा ही टूट गया था और मैं हारकर नीचे जमीन पर आ पड़ी थी। मुझे उठाने के लिए समर ने अपने हाथ बढ़ाए थे, पर उसका हाथ थामकर उठना इतना आसान नहीं था। समर मेरे अपने दिल दिमाग में नहीं, दुनिया समाज सबके लिए एक पराया पुरुष था, जो सामाजिक मान्यता के अनुसार बिना किसी स्वार्थ के किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता। मैं कम उम्र थी, युवा थी और सुंदर भी बहुत थी, और अब तो अकेली भी थी। अब मेरी हर गतिविधि पर समाज की नजरें होंगी। अजीब है ये समाज, खुद आगे बढ़कर गिरी हुई किसी स्त्री को उठाता नहीं, और कोई उठाए तो उसे जीने नहीं देता। स्त्री एक लता की तरह होती है, उसे आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। जिन स्त्रियों ने अकेले संघर्ष करके ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उसके जीवन में भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी पुरुष का सहारा जरूर रहा है। जरूरी नहीं कि वह पुरुष उसका प्रेमी या पति ही रहा हो। पुरुष पिता, पति, भाई, पुत्र, मित्र कोई भी हो सकता है, पर वह सफल, समर्थ और मानसिक रूप से मजबूत जरूर होना चाहिए। कमजोर पुरुष स्त्री की मदद नहीं कर सकता, भले वह कमजोरी आर्थिक व शारीरिक न होकर मानसिक या बौद्धिक हो। समर किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं था। रौनक के बाद वही एक ऐसा पुरुष था जो मुझे मझधार से निकालकर मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता था। तो क्या मुझे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए? दुनिया का क्या, वह न तो खुद कुछ करेगी न किसी और को करने देगी, बस अपनी जहरीली जिह्वा से जहर उगलती रहेगी। ऐसे समाज की परवाह ही क्यों करना। मैं कसम में थी। स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही थी कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाना था जो मुझे एक खराब स्त्री के कटघरे में खड़ा करने वाला था। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, रौनक की विधवा बनकर ससुराल के किसी एक कोने में नौकरानी की हैसियत से जीना। दूसरा रास्ता, संघर्ष मार्ग पर चलकर अपने पति के सपने को साकार करना। मैं कोमा से बाहर आ चुकी थी और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। हॉस्पिटल से मैं माँ की घर जाऊं कि ससुराल, यह निश्चय मुझे ही करना था। अभी मैं समर के साथ नहीं जा सकती, अपना घर बनाना अभी शेष था, पर सास ने स्पष्ट कह दिया कि मैं उनके घर ना जाऊं। माँ अस्थायी सहारा बनने को तैयार थी, पर उस दिन वह जाने क्यों हॉस्पिटल नहीं आई थी। समर मेरे पास था। मुझे चिंतित देखकर उसने मुझे याद दिलाया कि रौनक ने मेरे नाम से एक बंगला और फार्म हाउस खरीदा था, और बैंक में दोनों का साझा खाता भी मौजूद है जिसमें करोड़ों रुपए हैं। मैं अपने बंगले में रह सकती हूँ, किसी अभाव, किसी परेशानी की गुंजाइश नहीं होगी। अब मुझे सब याद आ गया। रौनक को मेरी कितनी चिंता थी। क्या वह जानता था कि वह ज्यादा वक्त मेरे साथ नहीं जी पाएगा? उसने मेरे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सारे उपाय कर दिए थे। आह रौनक, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये दौलत भी क्या मुझे वह खुशी दे पाएगी जो तुमसे मिलती थी? तुम्हारी कमी कौन पूरी कर सकता है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समर खामोशी से मुझे देख रहा था, उसकी आंखें भी नम थी। मैं हॉस्पिटल से अपने बंगले में ही गई। समर ने बंगले की साफ सफाई से लेकर मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखकर सारी व्यवस्था करा दी थी। 2-3 नौकर नौकरानी भी थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। और रौनक की कमी तो थी ही। कई बार मेरा जी चाहता कि खुद को खत्म कर लूं। ऐसी जिंदगी का क्या करना जिसमें रौनक ही ना हो। बंगले में अकेले 2-4 दिन में ही मैं बीमार हो गई। समर को पता चला तो वह दौड़ा हुआ
मेरे पास आया और मुझे फिर से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया। उसने मेरी बीमारी के बारे में जब मुझे बताया तो मैं खुशी से उछल पड़ी। ऐसा लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई हो, जैसे मुझे मेरा रौनक वापस मिल गया हो, जैसे अब मैं वही पुरानी वाली दामिनी बन चुकी हूँ। बिल्कुल सही समझे आप। मेरे रौनक की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई थी। मेरा प्यारा रौनक नन्हा रौनक बनकर मेरे गर्भ में आ गया था। मैं बहुत खुश थी। अपनी खुशी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी इस नई बीमारी ने समर को चिंतित कर दिया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई है। वह बुझ सा गया है। कुछ देर के बाद समर बोला, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगी दामिनी भाभी? कहो ना, क्या कहना है? मैंने अपनी खुशी के अतिरिक्त पर विराम लगाते हुए पूछा। ये बच्चा, ये आपके करियर में बाधा बन जाएगा। समर यह कहते समय हकला रहा था। कैसे? मैंने गुस्से से समर को देखा। ग्लैमर की दुनिया में मां बन चुकी महिला नहीं चल पाती। सारी सुंदरता और टैलेंट के बाद भी उसके प्रशंसकों की नजरें बदल जाती है। यह एक क्रूर सच है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तीव्र दृष्टि से समर की ओर देखा। मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं अपने प्यार की निशानी को मिटा दूं? मैं लगभग चिल्ला पड़ी थी समर के ऊपर। समर बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, पर प्रैक्टिकल यही है। आप सोच लीजिए, मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह है कि ग्लैमर की दुनिया से अलग हो जाइए। दूसरा यह है कि बच्चे को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। समर अब सधे स्वर में बोल रहा था। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर अपने रौनक की इस निशानी को नहीं खो सकती। रौनक के बिना ही मेरी क्या हालत हो गई थी, इसके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे ग्लैमर की दुनिया का क्या करना जो इतनी निर्मम और निष्ठुर हो, जिसकी स्त्री विषयक सोच इतनी घटिया हो, जो स्त्री के विवाहिता, संतानवती या उम्र दराज होते ही उसे दूध की मक्खी बना देते हो। समर बोला, सोच कर निर्णय लीजिएगा। अब मैं चलता